हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर से जुड़े पेपर S9 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में जो आपका मेथड पेपर है हिंदी का, उसके इकाई 1 को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो जो आपका हिंदी का शिक्षण शास्त्र है उच्च प्राथमिक स्तर का, यानी कि जो आपका मेथड पेपर है हिंदी का, जो इसका इकाई 1 है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण उपागम एवं सहायक सामग्री के बारे में आपको जानना है इकाई 1 में। तो हम लोग इस वीडियो में इस इंपॉर्टेंट के सारे पॉइंट को जानेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा यूनिट 1 का, क्या रहेगा? हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, यानी कि आप लोग जो हिंदी शिक्षण करते हैं उसका क्या क्या उद्देश्य होंगे उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा वक्ता के कथन को समझने की योग्यता, यानी कि जो हिंदी शिक्षण का मेन उद्देश्य क्या होता है? वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। ठीक है, यानी कि कोई बोल रहा है तो उसकी बातों को समझना सबसे पहले हम लोग का क्या होता है? हिंदी शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूसरा रहेगा समझ के साथ पठन की योग्यता। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? समझ कर पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा होता है उद्देश्य। नेक्स्ट आपका रहेगा हिंदी को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा हिंदी शिक्षण के द्वारा छात्रों के ज्ञान, विवेक, चरित्र, नैतिकता आदि का विकास कराकर एक आदर्श नागरिक का निर्माण करना। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे आप? बच्चों को हिंदी का शिक्षण ऐसे कराएंगे ताकि बच्चों के अंदर क्या हो जाए? ज्ञान का विकास हो, उसके अंदर चरित्र का निर्माण हो, नैतिकता का मतलब भावना का विकास हो। इस तरह क्या होगा? व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा छात्रों की सृजनात्मकता एवं रचनात्मकता का विकास करना। ठीक है, बच्चों को क्रिएटिविटी बनाना। ठीक है, बच्चों को क्रिएटिव का विकास करना, उसके अंदर रचनात्मकता का विकास करना ताकि बच्चे क्या कर सके? किसी भी चीज़ के बारे में क्रिएटिव रूप से सोच सके। ठीक है, नेक्स्ट का पॉइंट रहेगा भाषा का वैज्ञानिक समझ बच्चों के अंदर विकास हो सके। ठीक है, बच्चे किसी भाषा का वैज्ञानिक सोच मतलब समझ सके, उसके बारे में जान सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा साहित्य से परिचय करवा कर अपने गौरवशाली सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण एवं उसके प्रचार प्रसार हेतु तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा हिंदी शिक्षण के अंतर्गत छात्रों को उचित हाव भाव और आरोह एवं अवरोह के साथ भावपूर्ण वाचन की कला बताना। ठीक है, तो ये सब जो भी आपने पॉइंट अभी देखा, सॉरी एक और पॉइंट है आपका हिंदी शिक्षण का उद्देश्य मात्र शैक्षिक औपचारिक नहीं होकर पूरी तरह व्यवहारिक और अनौपचारिक शिक्षक भी देना होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका हिंदी का जो शिक्षण होता है उसका मेन उद्देश्य ये नहीं है किसी बच्चों को किताबी भाषा का ज्ञान दिया जाए या फिर जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है उसके बारे में बताया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को जो मतलब उसके आसपास में जो व्यवहारिक रूप में यूज़ होता है उसके बारे में बच्चों को बताना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अपने आसपास वाला भाषा को जल्दी सीखते हैं। तो बच्चों को जो भी आप शिक्षण कराएंगे हिंदी का कैसे कराएंगे? उसके मतलब व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ों के विषय के बारे में बताएंगे ताकि बच्चे चीज़ों को एकदम सुलभ सरल ढंग से सीख सके। तो जो मतलब इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए और अनौपचारिक होना चाहिए, न कि शैक्षिक और औपचारिक होना चाहिए। ठीक है, तो आपके ये जो भी पॉइंट है अभी आप लोगों ने देखा, ये सब किसका पॉइंट है? तो ये सब आपके हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आता है कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के बारे में लिखे तो आप इन सभी पॉइंट्स को वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो आपका हिंदी भाषा का जो पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें हैं उसके बारे में आप क्या समझते हैं, उसमें क्या क्या अंतर होता है उसके बारे में अभी आप लोगों को जानना है। तो इसमें सबसे पहला आपका रहेगा हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में कि पाठ्यक्रम शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने वाला हो। ठीक है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए बच्चों का? तो शिक्षण उद्देश्य को पूरा करने वाला होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा गया हो। ठीक है, जो आपका पाठ्यक्रम होगा हिंदी का कैसा होगा? सभी बच्चों के मतलब विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया गया होगा। नेक्स्ट आपका रहेगा पाठ्यक्रम अति सरल एवं दुरूह न हो। ठीक है, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम रहेगा कैसा रहेगा? ज़्यादा आसान भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कठिन भी नहीं होना चाहिए, एकदम बीच का होना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चों को चीज़ें समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा पाठ्यक्रम उस स्तर के छात्रों को ग्राह्य हो। ठीक है, यानी कि अभी जो भी आप पाठ्यक्रम बनाएंगे हिंदी का कैसा बनाएंगे? बच्चों के अनुसार बनाएंगे, क्योंकि बच्चे जब तक चीज़ों को नहीं सीखेंगे तब तक वो पाठ्यक्रम बनाने का कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम निर्माण वैसा होना चाहिए जो बच्चों को समझ में आए, बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए और बच्चों के लिए ही होना चाहिए, वही पाठ्यक्रम सफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा पाठ्यक्रम अपने से संबंधित आयु के छात्रों में पनपने वाली भावनाओं के विकास को दिशा देने वाला होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट का पॉइंट रहेगा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो रुचिकर होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? रुचिकर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा
पाठ्यक्रम में उस स्तर की उपयुक्त शिक्षण विधाएं ही सम्मिलित की जाए। यानी कि जो भी आप पाठ्यक्रम बच्चों के लिए बनेगा कैसा होना चाहिए, तो बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। और उसके स्तर के अनुसार ही शिक्षण विधियाँ भी मतलब बच्चों के लिए लागू करना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा, पाठ्यक्रम सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सक्षम हो। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बच्चों के अंदर सामाजिक रूप से राष्ट्रीय जागृति का भावना विकास करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में वांछित सद्गुणों का विकास करे। पाठ्यक्रम क्या करे, बच्चों के अंदर जो भी मतलब अच्छे अच्छे गुणों होता है उसके विकास करने वाला होना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर क्या हो सके, सभी तरह का गुण का विकास हो सके, ठीक है। नेक्स्ट का पॉइंट रहेगा, पाठ बोधगम्य हो और भाषा पाठ विशेष रूप से स्पष्ट हो। पाठ कैसा होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, क्योंकि बच्चे पाठ को पढ़े तो कुछ वहाँ से उससे सीख मिले, ठीक है। और जो भाषा जो होना चाहिए बच्चों के अंदर कैसा होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, ताकि बच्चे को चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तब जाकर हिंदी का जो मतलब जो हिंदी जो भी होगा बच्चे आसानी से सीख सकेगा, उसके पाठ्यक्रम उसका स्तर के अनुसार होगा, तो बच्चों के अंदर हिंदी का जल्दी से विकास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट का पॉइंट रहेगा, हिंदी शिक्षण के विभिन्न उपागम, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका फर्स्ट रहेगा क्या रहेगा, व्यवहारवादी उपागम, ठीक है। तो व्यवहारवादी उपागम के अनुसार सीखना एक यांत्रिक व्यवस्था है। क्या है, सीखना एक यांत्रिक व्यवस्था है। इसमें सीखने वालों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपेक्षित व्यवहार का प्रदर्शन करे। यानी कि जो व्यवहारवादी उपागम में कैसा होना चाहिए, जो सीखने वाला होना चाहिए उसके अंदर उससे क्या अपेक्षा हम लोग करते हैं कि वो जो चीज़ों को वो सीखे उसका अपने जीवन में प्रयोग करे, ठीक है। क्योंकि जैसे हम जो चीज़ भी सीखते हैं अपने जीवन में उसे क्या करते हैं, फ्यूचर में उसका प्रयोग करते हैं, तब जाकर क्या होता है, सीखना आपका सफल होता है। तो वही आपका क्या होता है, व्यवहारवादी उपागम, जो अपने व्यवहार में हम लोग परिवर्तन लाते हैं उसका हम लोग आगे वाले जीवन में क्या कर सके, प्रयोग कर सके, वो क्या हो जाएगा, आपका व्यवहारवादी उपागम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दूसरा है रचनात्मक उपागम, ठीक है। नाम से ही पता है क्या है, रचनात्मक उपागम, ठीक है। तो जो आपका रचनात्मक उपागम में सीखने वालों की सक्रिय भूमिका होती है, क्या होती है, जो इसमें सीखने वाला उसका क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है। इसमें बच्चे अपने क्षमता के अनुसार चिंतन करके और समझकर चीज़ों को करता है, ठीक है, समझता है। रचनात्मक उपागम में ज्ञान एक रेखीय न होकर क्या होता है, बहुपक्षीय होता है, ठीक है। जो आपका रचनात्मक उपागम में क्या होता है, इसमें बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं, वो चीज़ों को क्या करते हैं, खुद से चिंतन करते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, फिर कार्य को अपने ढंग से करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रचनात्मक उपागम हो गया दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरा है आलोचनात्मक उपागम, ठीक है। तीसरा क्या आपका है, ग नंबर, आलोचनात्मक उपागम, ठीक है। यह शिक्षण शास्त्र मानता है कि शिक्षा की पूरी प्रक्रिया क्या है, राजनीतिक होती है। क्या होती है, जो शिक्षा का जो पूरी प्रक्रिया होती है कैसी होती है, राजनीतिक होती है। अंततः शिक्षा में शिक्षण के तरीके को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि जो शिक्षा में जो शिक्षण के जो तरीके हैं उसे राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि पढ़ने के तरीके ऐसे हो कि जिनसे छात्रों का ध्यान समाज में फैली हुई विषमताओं, अंधविश्वासों, अन्याय, मिथकों में अंतर्निहित शक्ति समीकरणों की ओर टिके और वे इनसे टकराने की आवश्यक समझ और साहस का विकास कर सके। यानी कि जो अपने समाज में बहुत सारे जो विषमताएं फैली हुई है, अंधविश्वास फैला हुआ है, जो अन्याय होता है समाज में अपने आसपास में, जो मिथक फैला हुआ है, तो बच्चों के अंदर ऐसे डेवलपमेंट करना है ताकि बच्चे इन सभी चीज़ों को पार पाकर आगे बढ़ सके, ठीक है, और अपने जीवन में काफ़ी एक मतलब अच्छा इंसान बन सके। क्योंकि वो समाज में जो भी अपने विषमताएं फैला हुआ है उसे मतलब पार पाकर आगे बढ़े, ताकि वो अपने जीवन को एक सरल ढंग से जी सके, हिंदी भाषा का शिक्षण अच्छे ढंग से कर सके। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें कैसे हो जाएगा, आलोचनात्मक उपागम के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण विधियाँ, ठीक है। यानी कि हिंदी शिक्षण का जो प्रमुख विधियाँ होता है कौन कौन सा होता है, तो आपका पहला रहेगा अनुकरण विधि, क्या रहेगा आपका, सिमुलेशन मेथड। दूसरा रहेगा आपका प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। तीसरा आपका व्याकरण विधि, ग्रामर मेथड। चौथा क्या रहेगा आपका आगमन विधि यानी कि अराइवल या आपका इंडक्टिव मेथड। पांचवा क्या रहेगा आपका निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड। 6 क्या रहेगा आपका प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। 7 क्या रहेगा आपका समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। 8 क्या रहेगा आपका प्रदर्शन विधि, ठीक है, डिस्प्ले मेथड। और 9 क्या रहेगा आपका व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। तो ये सब क्या हो गया आपके हिंदी शिक्षण की विधियाँ हो गए। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि हिंदी शिक्षण विधियों को लिखे, तो आप लोग इन सभी विधियों को वहाँ पे लिख सकते हैं और इनका व्याख्या भी आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। आइए हम लोग जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद अब शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है, ठीक है, यानी टीचिंग जो एड्स होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग इससे पहले भी बहुत सारे जगह पढ़ चुके होंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, फिर भी आप लोग यहाँ पे जान सकते हैं। जो आपका शिक्षण सहायक सामग्री होता है क्या होता है, एक प्रकार का मतलब एड्स होता है, यानी कि एक बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका होता है।
कि बच्चों को चीज़ों को दिखाना है, किसी भी टॉपिक को पढ़ाना तो क्या करना है, चीज़ों को दिखाना है, ठीक है, ताकि बच्चे चीज़ों को देखे समझे, फिर मतलब उसे पढ़ने का रुचि विकसित हो सकता है। तो ये आपका शिक्षण सहायक सामग्री होता है। तो इसमें क्या लिखा गया है, जो आपका शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उसे सरलतापूर्वक समझने हेतु अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका शिक्षण सहायक सामग्री होता है, क्या होता है, एक प्रकार का मतलब टीचिंग एड्स होता है, ठीक है, जो बच्चों के मतलब पाठ के अनुसार होना चाहिए, ताकि बच्चे को पाठ पढ़ाने से पहले चीज़ों को दिखाया जाए, समझाया जाए कि ये होता है, इसके बारे में जो भी आसपास की चीज़ें उसके बारे में बताया जाए, ताकि बच्चों को इन सभी चीज़ों के बारे में पता हो, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले से पता होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, ताकि क्या हो जाए, शिक्षक क्या कर सके, अपने जो पाठ है उसका आसानी से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सके। उसके लिए किसका प्रयोग करता है, शिक्षण सहायक सामग्री का टीचर प्रयोग करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो आपका शिक्षण सहायक सामग्री, उसका उद्देश्य क्या है, यानी कि उसका उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें आपका पहला क्या है, छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका शिक्षण सहायक सामग्री है उसका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, बच्चों के अंदर पाठ के प्रति रुचि को जागृत कर सकते हैं। बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, इसका भी विकास कर सकते हैं। सीखने की गति में सुधार करना, छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना, ठीक है। तीव्र एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, जटिल विषयों को भी सरस रूप में प्रस्तुत करना, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, जो आपका शिक्षण सहायक सामग्री होगा उसके मदद से क्या कर सकते हैं, कठिन से कठिन विषयों को क्या कर सकते हैं, आप सरल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका है, बालक का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित करना, ठीक है। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप में देना, यानी कि कोई चीज़ जैसे कि समाज में या फिर अपने आसपास में क्या चीज़ें नहीं दिखाई देती है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मूर्त रूप में दिखाकर प्रस्तुत करके बता सकते हैं, पाठ को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को दिखाकर, और उसके बाद हम लोग अमूर्त के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या आपका है, बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। तो ये जो भी अभी सभी आप लोगों ने पॉइंट देखा, किसका पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपके किसके हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य के हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है, अगला है प्रमुख श्रव्य सामग्री, यानी कि जो मतलब मुख्य जो श्रव्य होता है, सुनने का जो सामग्री होता है, क्या क्या हो सकता है, यानी कि ये भी आप किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, टीचिंग एड्स के रूप में आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, सुनने वाले, ठीक है। जो बच्चे श्रवण बाधित हैं उनके लिए रेडियो, श्रवण बाधित नहीं, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं लेकिन उन्हें क्या कर सकते हैं, हम लोग मतलब चीज़ों को मतलब दिखाकर समझाकर प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसे कि आपका रेडियो हो चुका है, ठीक है, ये किसके प्रमुख श्रव्य सामग्री है, ग्रामोफोन हो गया, आपका लिंगुआफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है प्रमुख दृश्य सामग्री, ठीक है, आपका श्यामपट्ट हो गया, मॉडल हो गया, चित्र हो गया, मानचित्र हो गया, चार्ट हो गया, आपका फ्लैनेल बोर्ड हो गया, संग्रहालय हो गया, प्रक्षेपण हो गया, संवाद सामग्री हो गया, ये सब क्या हो गया आपके, ये सारे आपके प्रमुख दृश्य सामग्री हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है प्रमुख दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि प्रमुख जो आपका दृश्य यानी देखने वाला और श्रव्य यानी कि सुनने वाला, वैसा सामग्री कौन कौन सा होता है, तो आपका चलचित्र हो गया, सिनेमा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेलीविज़न हो गया, आपका नाटक हो गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए आपके। तो आपके ये थे कि I1। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।